नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के बारे में। सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 21 21वें एपिसोड के सवालों को लिया था, जिनके जवाब मैंने यहाँ पर सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 22वें एपिसोड के सवालों को ले रहे हैं और उनके यहाँ पर मैं जवाब देने की अगेन सटीकता के साथ कोशिश आपको कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको जरूर से दूंगा। केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रश्न करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड या फिर पर्सनल आपका प्रश्न ना हो, आपकी ही जिंदगी से रिलेटेड कोई प्रश्न ना हो, बल्कि यदि ऐसा कोई प्रश्न है जो कि सार्वजनिक है, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सार्वजनिक है, जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, उस सवाल का जवाब प्रत्येक दर्शक यदि सुनना चाहते हैं तो उस सवाल का स्वागत है। आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ना दिया जाए, थोड़े एपिसोड्स के बाद दिया जाए, लेकिन जरूर से उस एपिसोड की यदि बात हो रही है और सार्वजनिक सवाल है तो उसका जवाब जरूर से आपको दिया जाएगा। गलती से देखिए, मैं तो सारे सवालों को लेता हूं, लेकिन हो जाता है कई सारे कमेंट्स होते हैं तो हो जाता है कि गलती से यदि कोई सवाल छूट गया हो तो आप उसे याद दिलवा सकते हैं कि भाई उस एपिसोड में इस तरह का सवाल था और वो छूट गया है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना छूटे, फिर भी हो सकती है, मानवीय भूल है ये जो कि हो सकती है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। यह निशांत जायसवाल जी का। ये कहते हैं, सर जी प्रणाम। प्रणाम निशांत जी। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? निशांत जी, मैं हमेशा कहता हूं कि मारक ग्रह जो होता है कुंडली का वो हमेशा नुकसान ही करता है, चाहे वो उच्च राशि ही क्यों ना बैठ जाए। तो यदि सूर्यदेव कुंभ लग्न की कुंडली में 11th हाउस में बैठे हुए हैं, कुंभ लग्न का मतलब 9 नंबर के साथ 11वें भाव में बैठे हुए हैं, भले ही मित्र राशि में बैठे, लेकिन ये नुकसान करेंगे, ये प्रॉब्लम करेंगे। अक्सर ये अपनी महादशा अंतरदशा में इनकम आय को तो डैमेज करने का काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पेट स्टमक संबंधी भी समस्याओं को क्रिएट कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। इनके बाद पार्थ जी मुझसे सवाल करते हैं, सर क्या कर्क लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर गुरु केतु बैठे हों तो क्या गुरु का रत्न पहना जा सकता है? तो पार्थ जी, बिल्कुल पहना जा सकता है। कर्क लग्न की कुंडली के फर्स्ट हाउस में गुरु उच्च राशि स्थित हो जाएंगे, कहने का मतलब अति योगकारक ग्रह, और उच्च राशि स्थित केंद्र में, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में गुरुदेव बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, तो ये बहुत अच्छा एक योग यहाँ पर बनता है। लेकिन आपने कहा केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो हाँ, केतु खराब है, लेकिन भाई गुरु तो अच्छे हैं ना। गुरु का रत्न, बृहस्पति का रत्न आप पहन सकते हैं। देखिए, उदाहरण देकर के समझाता हूं। एक आपका बहुत अच्छा दोस्त है, एक आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, दोनों आपके घर में आए या फिर किसी कमरे में आ गए, तो अब वो दुश्मन के साथ आपका बहुत अच्छा दोस्त बैठा है। इसका क्या ये मतलब थोड़ी ना है कि आपके दोस्त जो हैं उनकी खातिरदारी आप ना करें, उनको आप अच्छा आओ भगत ना करें। तो आपके जो मित्र ग्रह हैं, गुरु जो हैं, उनका आपको जरूर से रत्न पहना जाना चाहिए। हाँ, डिग्रियां देख लीजिए, क्लोज कंजंक्शन तो नहीं बनता, केतु कहीं बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है, यदि है तो केतु का भी उपाय करने की आपको यहाँ पर जरूरत है, लेकिन रत्न आप गुरु का जरूर से पहन सकते हैं, केतु का रत्न नहीं पहनना है। सुमांता घोष जी, ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर व्हेन सैटर्न एस्पेक्ट टू 7th हाउस बीइंग 7th लॉर्ड in any aspect, 3rd, 7th, 10th, is there any negativity in the aspects? सुमंता जी ये सवाल करना चाहते हैं कि यदि कुंडली में 7वें भाव के स्वामी यदि शनिदेव हैं तो वो 7वीं जो दृष्टि डालेंगे या फिर तीसरी, 7वीं, 10वीं जो भी उनकी दृष्टियां होती हैं वो क्या नेगेटिव होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। सुमंता जी, यदि शनिदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं तो निश्चित तौर पर वो मारक ग्रह हैं। अब यदि शनिदेव मारक ग्रह हैं तो उनकी दृष्टियां भी जो होती है वो मारक होती है, वो खराब करने वाली होती है। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन का स्थान या विवाह का स्थान है। तो अक्सर ऐसी यदि शनिदेव की महादशा अंतदशा चल पड़ती है, नहीं भी महादशा चलती तो भी इंसान को, जातक को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह में डिले महसूस होता है, शादी में डिले महसूस होती है, शादी में कठिनाई भी महसूस हो सकती है, शनिदेव के केवल एक एस्पेक्ट से, दृष्टि से। फिर इसके अलावा जो भी तीसरी पड़ती है, 7वीं पड़ती है, 10वीं भी पड़ती है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
एक चीज और यहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है कि भाई इंसान जो है यदि लग्न पर बैठा हुआ है तो वो माफी चाहूंगा, जो शनिदेव हैं वो लग्न पर बैठे हुए हैं तो इंसान जो है उसको यहाँ पर नौकरी करना पड़ता है, बिजनेस करने की संभावनाएं बड़ी नगण्य हो जाती है यदि शनिदेव की महादशा चल पड़ती हो तो। क्यों? क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। शनिदेव नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, नौकर के कारक हैं, तो इंसान को शनि की महादशा में तो नौकरी ही करनी पड़ती है। बिजनेस, खुद का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पाता। हाँ, फिर किसी और के नाम से करें, पैतृक व्यवसाय करें, वो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन खुद की बात करें तो नहीं। सुमंता जी के बाद राजा चौधरी जी मुझसे सवाल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राजा जी। मेरा सवाल है कि अगर 10th हाउस में मारक ग्रह बैठे हों तो उस ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन एडवाइस क्यों किया जाता है, जबकि वो ग्रह तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल, मिथुन लग्न में मंगल यदि 10th हाउस में बैठे हों तो उससे रिलेटेड काम क्यों करने को बोला जाता है? राजा जी, मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूं, मुझे नहीं पता कोई क्यों कहता है, कोई क्यों कहता है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं क्या कहता हूं मैं आपको बता देता हूं। जब 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, या इन भावों को कोई ग्रह प्रभावित कर रहा हो, तो मैं लग्न कुंडली साथ ही साथ दशमांश कुंडली को भी देखता हूं। इस बात का भी मैं विश्लेषण करता हूं कि क्या वो जो ग्रह हैं जिनका मैं प्रोफेशन बताने जा रहा हूं वो कुंडली के लिए कारक हैं या फिर मारक हैं, क्योंकि जातक उनके प्रोफेशन में आसानी से जा सकता है, निश्चित तौर पर जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन करते करते ड्यूरिंग प्रोफेशन, ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग बिजनेस उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं यहाँ पर जरूर से मारक और कारक को देखता हूँ और ये देखा भी जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा दशमांश कुंडली D10 चार्ट को भी D1 चार्ट के साथ देखा जाना चाहिए और कारक ग्रहों का ही यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा किया जाना चाहिए। राजा जी के बाद अतुल दुबे जी मुझसे सवाल करते हैं, किसी लग्न में अकारक ग्रह, कोष्टक में इन्होंने लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, जो कि मारक ना हो, यदि स्वराशि या उच्च राशि में हो तो उनका रत्न धारण करना सही है और उनका दान करना चाहिए क्या? तो अतुल जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कोई ग्रह जो है वो सम ग्रह है, मारक नहीं है, कारक भी नहीं है, तो सम ही होगा। और स्वराशि बैठा है तो क्या रत्न धारण बिल्कुल करना चाहिए यदि वहां पर नीड है। और सम ग्रह यदि स्वराशि आकर के बैठता है या उच्च राशि आकर के बैठ जाता है, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव को छोड़ करके, इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि बैठ जाता है तो आपको जरूर से यहाँ पर इनका जो रत्न है धारण कर सकते हैं। हाँ, जरूरत देख लीजिएगा कि रत्न धारण करने की जरूरत है भी या नहीं, लेकिन बिल्कुल धारण कर सकते हैं। सीतारमा शास्त्री जी मुझसे सवाल करते हैं कि शनि कर्काटक में होने पर आयुष्य में क्या प्रेडिक्शन है? देखिए सीतारामा जी, ऐसा है कि शनिदेव कर्क राशि में बैठे हैं या कर्क लग्न की कुंडली में बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान का आयुष्य क्या होगा या उसकी एज क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी, है ना। यहाँ पर मैंने एक वीडियो आपको बना करके दिया था, दीर्घायु योग इस नाम से। आप इसी चैनल पर दीर्घायु योग नाम का वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से दीर्घायु योग बनता है। शनिदेव के द्वारा बनता है, लेकिन सिर्फ कर्क राशि में शनिदेव कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि वो दीर्घायु योग का निर्माण कर देंगे। कर्क लग्न की कुंडली में दीर्घायु योग का निर्माण वो कर देंगे, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। स्मिता जी मुझे सवाल करती, नमस्कार सर। नमस्कार स्मिता जी, अगर कुंडली में लग्नेश वहीं स्थित हो, मतलब लग्न में ही, शायद ऐसा कह रहे हैं कि कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित हो, लग्नेश की डिग्री 27 है और अष्टमेश भी अष्टम भाव में विराजमान हो, लेकिन अष्टमेश वक्री होकर 23 डिग्री में बैठा हो, तो विपरीत राजयोग बनता है क्या? क्या शनि ग्रह का, प्लीज बता दीजिए। इनका शनि ग्रह के बारे में सवाल कर रही होंगी, लेकिन चूंकि सार्वजनिक तौर पर मैं बता देता हूं। देखिए, बिल्कुल यदि अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग बनने की संभावनाएं हो जाती है, संभावनाएं हो जाती है। अब चूंकि आपने जो कहा कि लग्नेश लग्न पर बैठा हुआ है, तो बहुत शानदार बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो इससे खूबसूरत कहीं लग्नेश की स्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने कहा 27 डिग्री में है, तो 27 डिग्री में है तो इस वजह से वो जो विपरीत राजयोग की संभावनाएं बन रही थी वो नहीं हो पाएगा दुर्भाग्य से। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो लग्नेश है उसका रत्न पहनना पड़ेगा, उसका रत्न आप पहनिए। जो भी वो लग्नेश है उस लग्नेश का आपको यहाँ पर उसको मजबूत करना पड़ेगा, रत्न पहन करके, कलर थेरेपी यूज करके।
दान आदि न करके, दान आदि नहीं करना चाहिए लग्नेश का कभी भी। हाँ, यदि लग्नेश इतने अच्छे बैठे हों, नहीं भी अच्छे बैठे हों तो भी मैं तो दान के यहाँ पर कोई आपको सलाह नहीं देता हूँ। तो लग्नेश को मजबूत कीजिए। जो अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वो विपरीत राज्यों का कुछ हद तक निर्माण कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं बनता है। यदि बिना लग्नेश को मजबूत किए आप यदि बात कर रही है तो नहीं बनता है। दिनेश हिरानी जी मुझसे सवाल करते हैं, हेलो सर। हेलो दिनेश जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। वी एंजॉय योर सवाल जवाब एपिसोड सर इज वेल, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। इन धनु लग्न शुक्र इन 11th हाउस इज कॉल्ड नीच एज पर अनदर वीडियो, प्लीज मेक क्लियर अबव, थैंक्स। दिनेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि धनु लग्न की जो कुंडली बनती है, धनु लग्न का मतलब पहले भाव में 9 नंबर लिखा हो, उस कुंडली में शुक्र यदि 11th हाउस में जाकर के बैठ जाए, 11वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तो ये नीच राशि स्थित हो जाते हैं। क्या ऐसा है? इसको क्लियर करें। ऐसा नहीं है। देखिए, धनु लग्न मतलब 9 नंबर लग्न पर आया तो 11th हाउस पे कौन सा नंबर आएगा? 7 नंबर आएगा। अब 7 नंबर तो स्व राशि हो गई, तुला राशि हो गई। तुला राशि में शुक्रदेव नीच के कैसे होंगे? ये तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता इसे। हाँ, 10वें भाव में यदि आप बात करते हैं, 10th हाउस में 6 नंबर आता है, यहाँ पर नीच राशि स्थित हो सकते हैं, सही बात है। 11th हाउस में नहीं होंगे नीच राशि। नहीं पता आपने कौन सा वीडियो देखा है, जिसने भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, लेकिन 11th हाउस में नीच राशि नहीं होंगे। 10वें भाव में जरूर से धनु लग्न की कुंडली में शुक्रदेव नीच राशि हो सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मंडल जी मुझसे सवाल करते हैं, मार्स एंड सैटर्न एक साथ बैठे हो या आस पास में दृष्टि हो तो किसका स्टोन पहने? मार्स एंड सैटर्न दोनों का या ओनली एक का? अभिजीत जी, आपको पहले तो ये देखना है, मैंने रत्नों का एक पूरा सीरीज बनाया था, लगभग 13 से 14 वीडियोज हैं रत्नों को लेकर के, तो पूरा एक सीरीज है। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह कौन से हैं। कम से कम योग कारक ना हो तो सम तो हो और अच्छे कहीं बैठे हो, आपको ये देखना है। यदि कोई मारक ग्रह निकल के आ जाता है तो उसका रत्न नहीं पहनना है। अब आप ये देखिए कि मंगल और शनि दोनों में से कौन से आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। अब उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली जो बनती है वो यहाँ पर बन गई वृषभ लग्न की, तो यहाँ पर तो शनिदेव अति योग कारक हो गए, तो मुझे कहना पड़ेगा शनिदेव का रत्न पहनिए, मंगल का मत पहनिए। लेकिन कर्क लग्न की कुंडली आपकी हो गई तो मुझे कहना पड़ेगा मंगल का रत्न पहनिए, शनिदेव का मत पहनिए। तो आप पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं। यदि दो योग कारक ग्रह जो भी बनते हैं उनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। यदि मेरी बातों से समझ में आपको नहीं आ रहा हो तो आप रत्नों की सीरीज में जाइए, अपना कुंडली देखिए, अपने लग्न देखिए कौन से लग्न का कुंडली आपका बनता है, और आप जाइए रत्नों का सीरीज में कि किस लग्न की कुंडली के लिए कौन सा रत्न पहना जा सकता है। उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इनके बाद में अतुल दुबे जी ये मुझसे सवाल करते हैं, कर्क लग्न में शुक्र किन भावों या स्थिति में हो तो डायमंड या ओपल पहना जा सकता है, और किन भाव में होने पर उनका दान करना ही ठीक है? ठीक है अतुल जी, कर्क लग्न का यदि कुंडली बनता है तो शुक्रदेव जो होते हैं, शुक्रदेव का डायमंड होता है, शुक्रदेव का रत्न ही ओपल होता है। तो शुक्रदेव जो होते हैं वो कुंडली के लिए अति मतलब मैं कहूँगा योग कारक ग्रह ही होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह में कर्क लग्न कुंडली में शुक्रदेव कहूँगा। कहीं कहीं सम प्रभाव भी देते हैं, लेकिन मारक प्रभाव नहीं देते हैं सार्वजनिक तौर पर कर्क लग्न की कुंडली में। तो यदि शुक्रदेव जो हैं तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं है तो इनका रत्न आप पहन सकते हैं यदि जरूरत है तो। लेकिन यदि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो इनका रत्न, शुक्रदेव का रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप दान जरूर से कर सकते हैं। तो शुक्रदेव को आप कर्क लग्न कुंडली में अच्छा ग्रह मान सकते हैं, बिल्कुल अच्छे ग्रह होते हैं। कभी कभी वो सम का भी अपना रिजल्ट देते हैं, कभी कभार योग कारक का भी अपना रिजल्ट वो दे देते हैं। तो बहुत अच्छे ग्रह हो सकते हैं शुक्रदेव कर्क लग्न की कुंडली में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इतने सवालों को लिया, कुछ सवाल रह गए जिनके जवाब मैं आने वाले एपिसोड में दूंगा, और अलग अलग टॉपिक्स के साथ आने वाले एपिसोड से आने वाले वीडियोस आपको ला करके देते रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।